हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन की बात की जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात कराएंगे होम साइंस के आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर जो किसके हैं, यूथ कंपटीशन के हैं 22-23 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर्स हैं ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टों पर आधारित हैं। 80 सेट्स हैं इसमें, तो हम टोटल 80 सेट्स आपको कराएंगे। इसमें चैप्टरों की बात की जाए तो 54 चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा और से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। क्योंकि मान ली तो क्या है, हार है, अगर ठान ली तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमारा टारगेट 100+ का है, 100+ ही हमारा टारगेट रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर बात की जाए चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है या किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका भाषा से जुड़ा हुआ है चैप्टर 4, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको लिपिड बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर आ जाता है कभी भी कि लिपिड क्या है तो याद रखेंगे आप, क्या है वो, भाषा को ही लिपिड कहा जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वसा अम्ल के नामों की पहचान करें। अगर आवश्यक वसा अम्लों के नाम की पहचान की जाएगी तो यहाँ पे होता है लिनोलेनिक, लिनोलेनिक। याद रखिएगा, यहाँ लिक है, यहाँ लेनिक है, बस इतना अंतर है, लिनोलिक और लिनोलेनिक। फिर उसके बाद होता है एराकिडोनिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा बी, यानी ACE। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आवश्यक वसा अम्ल के नाम क्या है? लिनोलिक अम्ल, यह असंतृप्त वसीय अम्ल है, ये फैटी एसिड होते हैं, याद रखिएगा। अनस्टेरॉइड होते हैं, ये आपका ओमेगा-6 समूह का प्रमुख सदस्य है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 होती है। इसमें 2 द्विबंध उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य स्रोत सोयाबीन, कपास, मक्का आदि के बीजों का तेल है। तो इसका क्या स्रोत है, वो हमारे हैं केवल और केवल बीजों का तेल है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात की जाए लिनोलेनिक अम्ल की, तो इसको बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। यह भी असंतृप्ति वसीय अम्ल है। यह अल्फा 3 समूह का प्रमुख सदस्य है। इसके प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो अखरोट, अलसी, सोयाबीन का तेल आदि हैं। अब बात करते हैं एराकिडोनिक अम्ल की, तो ओमेगा-3 समूह का सदस्य है। मुख्य स्रोत इसका मांस, अंडा, मछली आदि है। तो ये सभी क्या है आपके ओमेगा-6, कोई 6 का कोई 3 का समूह है, याद रखिएगा। ये असंतृप्ति वसीय अम्ल है। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? इस बार का आपका TGT 2021 का ये एग्जाम है और इसमें पूछा गया था असाधारणीय किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है साधारणतः। तो साधारणतः किस वसा को है, तो LDL को है। इसको ही क्या कहा जाता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वसा के वर्गीकरण 2 आधारों पर किए जाते हैं, प्राप्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर है नहीं, संरचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा। ठीक है, सरल वसा को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, जबकि संयुक्त वसा की बात की जाए तो इसको हाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और सेल्फोलिपिड कहते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए HDL क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। और VLDL क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी लिपोप्रोटीन है। तो साधारणतः क्या है, किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो याद रखिएगा वो हमारा होता है LDL। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा को शरीर के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा करता है, साथ ही ग्लूकोज की कमी होने पर ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। लिपिड शब्द वसा तथा वसा के समान पदार्थों का समूह होता है। लिपिड का क्या मतलब है, वसा तथा वसा के समान समूहों का पदार्थों का समूह होता है। यह 3 फैटी एसिड अथवा एक ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सभी फैट लिपिड का ही रूप होते हैं।
1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये आवश्यक बशीय अम्ल की कमी से होता है। फाइनोडर्मा वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल जाती हैं। त्वचा कछुए के त्वचा के समान हो जाती है। इसे टॉन्ड स्किन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि त्वचा पे क्या है, फुंसियाँ वगैरह निकल आती हैं। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी BHA है। तो BHA क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। याद रखेंगे क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इतना ही आ सकता है BHA है। तो ये क्या है? हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे तो ये क्या है? आपका GIC का क्वेश्चन है, पर आपके में रिपीट हो सकता है। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 2 आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 2 टर्ब्यूटाइल होता है, 4 क्या है? हाइड्रोक्सियोनिसोल होता है, 3 डट ब्यूटाइल होता है, 4 हाइड्रोक्सियोनिसोल है। ये 4 क्या है? मेथॉक्सीफेनॉल और आइसोब्यूटिलिन से तैयार किया जाता है। 1947 के बाद से BHA को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से वसा युक्त खाद्य पदार्थों में जोड़ा गया, क्योंकि यह भोजन को खराब होने से रोकता है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला एमिलिसी कारक है। तो ये क्या है? लेसिथिन का कारक है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला इमल्सी पायसीकारी एजेंट कारक लेसिथिन है। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, एक पीले भूरे रंग का वसायुक्त पदार्थ है जिसमें ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 फास्फेट समूह और कॉलिन होता है। यह अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। तो ये हमारा फर्स्ट मतलब पेज कंप्लीट हुआ। ये जो PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी वीडियोस बन चुकी हैं उन सबकी टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर PDF पड़ी है। अगर आप मतलब लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी PDF अब तक की मिल जाएंगी। इस पर 1 ईयर जितने भी PDF पड़ी हैं, अगर व्हाट्सएप पर भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी व्हाट्सएप पे जो लेटेस्ट PDF होंगी वही मिलेगी। तो मेरी समझ से लगता है कि मुझे अगर कहा जाएगा किसको ज्वाइन करना चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको 1 ईयर ओल्ड तक की PDF मिल जाती हैं। तो निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। तो ट्रिप्टोफैन के द्वारा नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट्स बॉक्स में कहने के अलावा कुछ बचती है तो आप टेलीग्राम की जगह व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में अगर आप कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई कभी ना कभी मिल जाता है। ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। याद रखिएगा, यह कैसा है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। एक्सीडेंटल अमीनो एसिड है। 6 मिलीग्राम ऑफ द ट्रिप्टोफैन, ठीक है, कन्वर्ट किस में होता है? 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन में। याद रखिएगा, 6 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम क्या बनाता है? नियासिन बनाता है। नियासिन एक जल में विलय विटामिन है जिसे B3 कहते हैं। निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो यहाँ पे है मिथियोनिन। क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथियोनिन है। यह यकृत को विषाक्त पदार्थ जैसे क्लोरोफार्म, आर्सेनिक आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रिप्सिन और काइमेट्रिप्सिन किस pH पर आधारित होते हैं? तो ये हमारे 7.4 से 8 pH पर आधारित होते हैं। ट्रिप्सिन और एवं काइमेट्रिप्सिन ये क्या है? 7.4 से 8 pH पर कार्य करते हैं। ये दोनों अग्नाशयिक रस से निकलने वाले एंजाइम हैं जो क्षारीय माध्यम से प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो ट्रिप्सिन व
काइमेट्रिप्सिन यानी प्रोटियोसेम और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो वो हमारा मक्खन अल्प और मध्यम क्या है? वसीय अम्लों की श्रृंखला में संलग्न है। आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है? तो यहाँ पे है हृदय वाहिका रोग से। जो हृदय वाहिका का रोग होता है उससे ये संबंधित हो सकती है, क्योंकि आहार में असंतृप्त वसा उच्चता हृदय वाहिका रोग से संबंधित हो सकती है। एक लिपिड जिसमें जलवीरू यानी अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, तो वो हमारे होते हैं विषाणुभौतिक। याद रखिएगा ये कैसे होते हैं? विषाणुभौतिक। यह लिपिड जिसमें जलवीरू अध्रुवीय यानी पॉलिक और जल प्रेमी यानी हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं विषाक्त। ये विषाणुभौतिक यानी हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फैतिक कहलाते हैं। एस्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो डॉट डॉट कहलाता है। तो एक चक्र वलय की बात की जाए तो क्या होता है? तो ये होता है पेटोनो पर हाइड्रो ठीक है, पेटोनो पर हाइड्रोफिनिथ्रीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एस्टेरॉयड में एक चक्र अवलय होता है जो पेटेनो पर हाइड्रोफिनिथ्रीन कहलाता है। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आवश्यक रहेगा वो हमारा है मूंगफली में क्या है? सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। मूंगफली को ग्राउंडनट भी कहते हैं। इसमें 40% वसा, 25% खनिज लवण, 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें नियासिन की अधिकता होती है, अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान होती है। वसा अवशोषण की प्रत्यावस्था को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वसा अवशोषण की जो प्रत्यावस्था उसको क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो पायसीकरण के बाद एस्टरीकरण और एस्टरीकरण के बाद म्यूकोसेल लेना और म्यूकोसेल के बाद होता है काइलोमाइक्रोन बनाना। तो इस तरह से ये आपस में पहले से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। वसा फैटी अवशोषण की प्रावस्थाओं का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो ये हमारा है पायसीकरण, एंटीकरण, म्यूकोसेल लेना और काइलोमाइक्रोन बनाना होता है। निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है तो वो रुई के बीज का तेल या आवश्यक नहीं है। ठीक है, नारियल की अगर कोकोनट, सोयाबीन और सूर्यमुखी आदि आवश्यक वसा में अम्ल के स्रोत है, जबकि रुई के बीज का तेल क्या है? आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो वो हमारा असंतृप्त वसा को क्या है? स्वस्थ वसा माना जाता है। ठीक है, असंतृप्त वसा को क्या है? अनएस्टेरॉइड फैट स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें से हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु में द्विबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसीय अम्लों में 2 या 2 से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा होता है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल।
ठीक है, याद रखिएगा। मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल और एक होता है पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, तो असंतृप्त बसीय अम्लों की सामान्यतः कमी होती है शाकाहारी आहार में। शाकाहारी आहार में सामान्यतः संतृप्त बसीय अम्लों की कमी होती है। संतृप्त बसा अम्ल के मुख्य स्रोत प्राणीजन्य आहार हैं, क्योंकि इनमें से कोई द्विबंध नहीं होता है, तो इस प्रकार के वसा शरीर के द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं। इनमें प्रमुख ब्यूटारिक अम्ल और कैप्रोलिक अम्ल और पैरेटिक अम्ल आदि हैं। चलते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, तो वो हमारा है आर्किडोनिक अम्ल। ठीक है, आवश्यक वसीय अम्ल है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो वो सरसों का तेल जो है सबसे कम मात्रा में क्या होता है, वसीय अम्ल होते हैं। सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल आदि भी अधिक मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो वसा अगर पचानी है तो उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, तो वो हमारा लाइपेज एंजाइम आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकता है टीजीटी में। ठीक है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज। बा से वसा, ला से लाइपेज, याद रखिएगा, क्योंकि वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। ये मुख में वसा का पाचन लिंगुअल लाइपेज के रूप में क्या करता है, रूप में अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में तथा आंतों में अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में करता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लिंगुअल लाइपेज के रूप में, अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में, अग्नाशय में अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में करता है। ट्राइग्लिसराइड लाइपेज को किस में बदलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, याद रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें N-6 या N-3 निम्न अनुपात में पाए जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं 5 से 10 के अनुपात में पाए जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, 5 से 10 के अनुपात में पाए जाते हैं। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, तो वो हमारा है जैतून का तेल क्या है, सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट देखते हैं। ताप से डॉट पदार्थ कोएगुलेटेड हो जाते हैं, तो ताप से क्या है, वसा पदार्थ, ठीक है, कोएगुलेटेड हो जाते हैं, याद रखिएगा। डॉट एक आवश्यक वसीय अम्ल है, तो वो है आर्जिनिन क्या है, एक आवश्यक वसीय अम्ल है। आर्जिनिन एक आवश्यक वसीय अम्ल है। आवश्यक वसीय अम्ल को भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि व विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इनकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि शरीर में न तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है और न ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत ही हो पाती है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो हिस्टीडिन और दूसरा है ल्यूसिन, तीसरा है आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थियोनिन, फिनाइल एलिनिन, बेहलिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये होते हैं आवश्यक। नेक्स्ट चलते हैं। अभिकथन बेकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण कहता है जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कारण और कथन क्या है, दोनों ही सत्य हैं, परंतु आहार एक सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बेकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली
जो हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद या गम का प्रयोग किया जाता है। गोंद या वसा का विकल्प नहीं है, परंतु इसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थों को नम और गर्म बनाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गोंद के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं गर्भवती माता, मतलब स्तनपान कराने वाली माता के लिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का सही वर्णन है। तो यानी ये उसको सही स्पष्ट बताता है, बट ये इस तरह के आपके टीजीटी में नहीं आएंगे। जो आपके टीजीटी में आने लायक होंगे हम देते जाएंगे। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे लिपिड स्तर, ठीक है, इसको नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। तो कैसा? वसा का। तभी तो आपने देखा होगा कि साग वगैरह ऑयल, जिन्हें डीप ऑयल करके खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। हम करते भी यही है कि रास्ते की जो खाने की चीज़ें हैं उन्हें डीप ऑयल वाले मेथड से ले जाते हैं। जैसे आपको सांखें बनाना, जैसे आपका क्या है, जैसे सांखें बनाना, इसीलिए पूड़ियों को भी हम क्या करते हैं, इसी तरह इस प्रोसेस से ही ले जाते हैं, उनमें डीप फ्राई होता है। ठीक है। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। वसा का पाचन देर से होता है, क्योंकि ग्रहण करने के बाद ये अधिक समय तक आमाशय में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से भूख का आभास भी जल्दी नहीं होता। तभी तो जब हम वसा का कोई भी प्रोडक्ट खा लेते हैं या डायरेक्ट हम वसा खा लेते हैं तो क्या होता है कि लंबे टाइम तक हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि वो आमाशय में पड़ी रहती है, उसका डाइजेशन बहुत धीमे होता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किसके तरीके से लगाया जाता है? तो आयोडीन वैल्यू के तरीके से लगाया जाता है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी में, तो याद रखिएगा आयोडीन वैल्यू के द्वारा वसा के असंतृप्त होने का स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? तो यहाँ पे लिनोलेनिक अम्ल जो है ओमेगा 3 वसा अम्ल है, ये अभी हम पढ़ चुके थे। लिनोलेनिक अम्ल क्या है? आपका ओमेगा 3 वसा अम्ल है। लिनोलेनिक अम्ल क्या है? ओमेगा वसा अम्ल है। ये बचपन में सामान्य वृद्धि तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये कई ऐसे सक्रिय यौगिकों का पूर्ववर्ती है जो शरीर में हो रहे विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लिनोलेनिक अम्ल से निकलने पदार्थ हृदय रोग से बचाव करते हैं। ग्लूटेन मुक्त आहार यानी GFD किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? तो सीलियाक बीमारी है उसके रोगियों को दिया जाता है। ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक बीमारी के रोगियों को देते हैं। सीलियक रोग को ग्लूटेन संवेदी आंत रोग भी कहते हैं। यह एक पाचन व स्वयं प्रतिरक्षी रोग है जो कि आनुवंशिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में ग्लूटेनिक युक्त भोजन खाने से छोटी आंत की परतों की क्षति के रूप में दिखाई देता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अनाजों जैसे गेहूँ, जौ, राई आदि में उपस्थित होते हैं। निम्न वसा यानी MUFA मूफा, याद रखिएगा मूफा का सर्वोत्तम साधन है। तो अगर यहाँ पे जैतून का तेल क्या है? आपके मूफा का सर्वोत्तम साधन है। मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है, जो इस प्रकार है। बसीय अम्ल यानी फैटी एसिड
संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं, असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं। अगर असंतृप्त बसीय अम्ल की बात की जाए तो मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल जिसे मूफा बोलते हैं, और फूपा में होता है पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल। मोनो जो होते हैं वो मूफा होता है, पॉलो जो होते हैं वो फूपा होता है। याद रखिएगा, फूपा यानी पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं, और मूफा यानी मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, जिन्हें अनस्टेरॉयड फैटी एसिड कहते हैं। मूफा ऐसे बसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ओलिक अम्ल, पाल्मिटोलिक अम्ल आदि। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत है, तो वो हमारा वसा की ज़रूरत होती है कैरोटीन का शोषण करने के लिए। कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस यानी वाइल जूस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर का साबुनीकरण पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है तथा इसका एमिलिसिफिकेशन छोटी आंत के पकवासे एवं जेजुनम भाग में होता है। कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रह यकृत में होता है, परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो बीटा के लिए क्या क्या है? कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तन होना, पित्त रस का क्रियाशील होना, वसा में उपस्थिति आदि। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेंट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा के ऑक्सीडेंट से प्राप्त होती है, क्योंकि ये देता है 9 1 ग्राम में, ये देता है 4, कार्बोहाइड्रेट भी 4 1 ग्राम में 4 देता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा या लिपिड शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। लिपिड्स शारीरिक संरचना का एक आवश्यक अंग है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे फूफा का उदाहरण नहीं है, तो ओलिक अम्ल जो है वो हमारे फूफा का उदाहरण नहीं है, फूफा का उदाहरण नहीं है। ओलिक एसिड यह एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी मूफा है, जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशुओं से और वनस्पतियों से प्राप्त वसाओं और तेलों से होता है। वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं, तो ये हमारे हैं पॉली असंतृप्त बसीय अम्लों के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वसा अघुलनशील होती है, तो ये कहाँ पे है? पानी में अघुलनशील होती है, तैरती रहती है, ऊपर बट घुलती नहीं है। वसा पानी में अघुलनशील होता है। वसा में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरैक्ट नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप वसा जल में अघुलनशील होता है। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, वसा का उपयोग क्या है? असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। वसा के इस्तेमाल के विषय में आधुनिक धारणा है के अनुसार वसा का इस्तेमाल असंतृप्त वसा रूप में करना चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जो कि हृदय रोगों का एक कारण है। यह अधिकांशतः तरल वनस्पति तेलों, अखरोट, सूरजमुखी आदि में विद्यमान वसा है। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो वो हमारा वसा से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट होने की उम्मीद है।
कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से वसा में उपस्थित है। कोलेस्ट्रॉल वसा का एक रूप है। यह प्राणी जगत में स्टेरॉल के रूप में पाया जाता है। यह मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में व्हाइट मैटर में 14% तथा ग्रे पदार्थ में 6% उपस्थित होता है। यह विटामिन डी तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिए नुकसानदेह है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं, तो सही पाचन के लिए ये रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं। भोजन के सही पाचन के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। आहारीय रेशे पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, किंतु मूल रूप से भोजन के पाचन में अत्यावश्यक योगदान देते हैं। ऐसे रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं, इन्हें एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं, अतः ये क्या करते हैं, अपाच्य होते हैं। रेशे भोजन के सही तरीके से पाचन में जल को क्या करते हैं, रोक कर रखते हैं, जिससे अपशिष्ट मल पानी की कमी नहीं हो पाती है तथा मलाशय अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है। इसके अलावा ये आंतों को कैंसर से बचाते हैं तथा बवासीर होने की संभावना को भी कम करते हैं। लाइपेज क्रिया कराता है तो वसा पर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। लाइपेज क्रिया करता है तो वसा पर, याद रखिएगा। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। जो समोसे की जो कढ़ाई होती है उसमें ये पदार्थ बनता है, तो वो होता है एक्रोलिन, ठीक है, क्योंकि वो उसी ऑयल को बार बार छड़ाते रहते हैं समोसा बॉयल करने के लिए। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है, जिसे एक्रोलिन या प्रोपेनल 2 के नाम से जाना जाता है। यह भोजन मुख्यतः वसा को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलिन को कैंसर कारक भी माना जाता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी रस में। नेक्स्ट चलते हैं अग्नाशय से। अग्नाशयिक या क्लोम रस द्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है जिसमें अग्नाशयी लाइपेज उपस्थित होता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है तो वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु के सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। नवजात शिशु के कंधे पतले, गर्दन चेकड़ी, पेट कुछ लंबा, नाक, चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं। वसा में घुलित विटामिन है, तो विटामिन ए क्या है, वसा में घुलित है। विटामिन को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी और तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, क्या है, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो वह हमारा वसा का खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक वसा संचित होने से मोटापा हो जाता है तथा त्वचा तथा आहार नाल के ऊपरी वसीय ऊतक के संचित होने से पेट निकल जाता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर तथा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, तो वो हमारा शुद्ध घी से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी हमें किससे, शुद्ध घी से मिलती है, ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध घी से सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। दूध में विद्यमान वसा को जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में अलग कर लिया जाता है तो उसे घी कहते हैं। घी मक्खन, क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए तथा डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाती है। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो आपका है लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इस ऑप्शन का राइट आंसर है सी।
ठीक है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीली अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त असंतृप्त वसा। वसा की बात की जाए तो लिपोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पचाने के लिए। ठीक है, पित्त आवश्यक है वसा के पचाने के लिए। पित्त हल्का क्षारीय होता है। पित्त लवण भोजन की वसा का अम्लीकरण करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है तथा पित्ताशय इसका संग्रहण करता है। कार्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं एक अच्छा साधन है तो लिनोलेनिक अम्ल का है। ये कैसा किसका साधन है, तो लिनोलेनिक अम्ल का है। कार्न या मक्का जर्म ऑयल में एक मतलब अच्छी सुगंध होती है, लिनोलेनिक अम्ल का साधन है। ये बोल रहा है, अब कथन है आहार में प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। कारण बोल रहा है कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन अवशोषण और चयापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। तो यहाँ पे ए क्या है, गलत है, जबकि आर सही है। ए क्या है, गलत है, जबकि आर सही है। ठीक है, ए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है अलसी के बीज। इसमें क्या है, फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो फैटी एसिड क्या करता है, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे है ऑप्शन और इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से उन खाद्य पदार्थों को ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है। तो ओमेगा 3 के अकॉर्डिंग हमें इनमें से खाद्य पदार्थों को छांटना है। तो वसा युक्त मछली ये ओमेगा 3 का साधन है। सरसों और सरसों के बाद हमारा अखरोट, ये ओमेगा 3 के क्या है, पदार्थ हैं। ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे बी। ठीक है, ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है, तो वो हमारे है 25 ग्राम प्रतिदिन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की निर्धारित मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन है। वसा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं, तो ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं, तो वो हमारा अखरोट, दूसरा है मछली। ये ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं। मेयोनीज बनाने के लिए किस एम्ल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेसिथिनिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हमने कितने 57 क्वेश्चन हमने किससे कर लिए, वसा से कंप्लीट कर लिए, जैसे लिपिड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाली श्रृंखला में 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसमें चैप्टर कितने हैं, 54 है। 54 वाला हम करा चुके हैं, तो हमें 53 तक के चैप्टरों को कंप्लीट करना है। सबकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वही मोटिवेशन कोड, जो वही टारगेट, वही अचीवमेंट के 100+ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 100+ से ना ही हमें आगे चाहिए ना ही हमें पीछे चाहिए, हमें केवल अपनी सीट चाहिए। तो हमारा टारगेट केवल और केवल 100+ है, क्योंकि 100+ में हम अपनी सेफ जोन में होंगे, यानी हम अपनी सीट पर होंगे। ये समझिए, सीट पर नहीं होंगे, सीट पर होंगे 100+ में। ठीक है, तो हम कोई भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, बट जब हमारा 100+ होगा तो हमारी सीट हमारे पास होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हमारा विटामिन्स टॉपिक रहेगा, यानी चैप्टर 5 की बात की जाए तो चैप्टर 5 में क्या रहेगा, आपका विटामिन्स रहेगा। तो उस विटामिन्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी कुछ भी आपको लगता होगा पूछना है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको कभी ना कभी आंसर मिल ही जाएगा। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद।